स्टेप्स टू डेथ। सो लास्ट वीडियोस में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाजीज हैं या जो हिटलर हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन के इस रेस के लोगों को परफेक्ट समझते थे, प्योर समझते थे। और उनका ऐसा मानना था कि सिर्फ और सिर्फ जो जर्मन आर्यंस हैं उनका ही हक है जर्मन की लैंड पे रहने का, बाकी किसी कम्युनिटी को अधिकार नहीं है कि वो वहाँ पे रहे। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, जो इनका सपना था कि इनके जर्मन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यंस रहें, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का सहारा लिया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के आड़ में बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो लोगों को मारने का पूरा प्रोसेस है वो किया जाता था, किस तरीके से लोगों को मारा जाता था धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो करके। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टेज 1। सो इस पूरे डेथ के प्रोसेस में, लोगों को मारने के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो था एक्सक्लूजन, 1933 टू 1939। तो इन 6-7 सालों के बीच में क्या हुआ, इन लोगों ने, जो हिटलर हैं और जो नाजीज हैं, उन्होंने एक्सक्लूजन का तरीका अपनाया। एक्सक्लूजन मतलब क्या हो गया, किसी को एक्सक्लूड कर देना, किसी को बेदखल कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। इसका मतलब कि इनके कम्युनिटीज़ में जो भी लोग, जर्मन में जो भी लोग ज्यूज थे या जो इनके हिसाब से अनडिज़ायरेबल थे, एंड बेसिकली मेनली हम इस सेक्शन में ज्यूज की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इस पूरे प्रोसेस का पड़ा था वो ज्यूज के ऊपर पड़ा था। तो जो ज्यूज हैं, अगर वो पूरी कम्युनिटीज़ में, मान लो ये पूरा जर्मन है, इसमें बहुत सारे ज्यूज भी रह रहे हैं आर्यंस के साथ, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे करके उनको इस कम्युनिटी से बेदखल करने की कोशिश की, बहिष्कार करने की कोशिश की। इसका मतलब कि उनको कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाएगी, कोई भी उनके बिजनेसेस को नहीं चलने देगा, कोई भी उनको जॉब पे नहीं रखेगा। इस तरीके से उनको बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया आर्यंस के द्वारा। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। तो एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि जो नाजीज हैं वो ये कह रहे हैं ज्यूज से कि तुम्हें हमारे साथ एज सिटीजन्स, नागरिक के तौर पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। द न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। अब न्यूरमबर्ग जो लॉज हैं वो आए थे सिटीजनशिप के, सिटीजनशिप को लेकर ये लॉ आए थे और ये 1935 में आए थे सितंबर में। तो इसमें क्या लिखा है, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स enjoying the protection of the German Empire। तो इस लॉ में क्या कहा जाता है कि सिटीजन्स जो हैं सिर्फ उन्हें ही माना जाएगा जो कि जर्मन्स हैं, जो कि जर्मन ब्लड से रिलेट करते हैं। बेसिकली जो इनके जर्मन आर्यंस हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, सिर्फ उन्हें ही ये लोग सिटीजन्स जो है मान रहे थे। अगर कोई भी दूसरा पर्सन होगा उसको ये लोग सिटीजनशिप देने से मना कर रहे थे। और उन लोगों को कोई भी जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन है, वो नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके से उनको मदद नहीं की जाएगी। मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। और अगर कोई ज्यू जो है, अगर वो किसी जर्मन से शादी करेगा तो इस चीज़ को भी फॉरबिड कर दिया गया, इस पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई कि कोई भी ज्यू एंड जर्मन जो है वो शादी नहीं कर सकता एक दूसरे से। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है या कोई रिलेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब एक तरीके से कोई पर्सन ऑलरेडी शादी में है और उसके बाद वो जाके किसी से रिलेशनशिप में है, तो इस चीज़ को क्या बोला, क्राइम कर दिया गया कि अगर एक जर्मन एंड जीव के बीच में इस तरीके से रिलेशनशिप है तो उसको एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि उसके खिलाफ उसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। और जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उनको नेशनल फ्लैग भी लहराने से मना कर दिया गया कि जर्मन जो फ्लैग है उसे कोई भी ज्यू नहीं उड़ाएगा, नहीं फहराएगा। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, दूसरे लीगल मेजर्स मतलब दूसरी कानूनी कार्रवाई, अगर कोई पर्सन, अगर कोई ज्यू पर्सन इनके हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं या फिर किस तरीके से ज्यूज को ये लोग ट्रीट कर रहे थे उसके बारे में बताया हुआ है। बॉयकॉट ऑफ जूइश बिजनेसेस। इसमें क्या हुआ कि जितने भी जूइश, अगर कोई बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनका बॉयकॉट कर देना, उनका बहिष्कार कर देना। मतलब कि मान लो कोई जीव है और उसका खिलौनों का बिजनेस है, वो यहाँ पे खिलौने बनाता है, तो बॉयकॉट ऑफ हिज बिजनेस का मतलब क्या होगा कि इसके खिलौने कोई भी नहीं खरीदेगा।
अब इससे कोई भी पर्सन खिलौने नहीं खरीदेगा, कोई भी जो जर्मन आर्यन है नहीं खरीदेगा। इससे क्या होगा, जब इस पर्सन के बनाए हुए खिलौने कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये पर्सन खिलौने बनाएगा किसके लिए? इसका बनाया हुआ प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे करके इसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके गरीब हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी जो हालत है बहुत बुरी हो जाएगी। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, कि किसी भी जो ज्यू है, यहूदी है, उसको गवर्नमेंट सर्विसेज में नौकरी नहीं दी जाएगी। फोर्स्ड सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जो ज्यूज थे उनकी प्रॉपर्टीज को जबरन खरीदा जा रहा था और उनसे कॉन्फिस्केट किया जा रहा था, अपने कब्जे में लिया जा रहा था। Besides, Jewish properties were vandalized and looted, houses attacked, synagogues burned, and man arrested in a pogrom in November. अब इन सब के साथ साथ क्या हो रहा था कि जो ज्यूइश हैं उनकी प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज किया जा रहा था, उनको तहस नहस किया जा रहा था। मान लो किसी ज्यू का घर है तो उसको क्या किया जा रहा था, उसको तहस नहस किया जा रहा था, उसको तोड़ा जा रहा था, उनके घरों को लूटा जा रहा था, उनके घरों में से सामानों को लूट रहे थे लोग। जो उनके सिनेगॉग थे, सिनेगॉग क्या होते हैं, जो ज्यूइश हैं उनके जो प्रार्थना करने का प्लेस होता है या उनके जो वर्शिप करने का प्लेस होता है उसको सिनेगॉग कहते हैं, जैसे क्रिश्चियंस का चर्च होता है। इसी तरीके से जो सिनेगॉग हैं उनमें आग लगा दी गई। जो वहाँ ज्यूज के आदमी हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा था पोग्राम में। पोग्राम मतलब तबाही मचा दी गई थी। 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। अब जो 1938 है उसमें क्योंकि इतना सब कुछ हुआ, जो ज्यूज हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, तबाही मचाई जा रही थी, इसीलिए जो 1938 है उसे द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। और उस टाइम के सिचुएशन को समझने के लिए आप यहाँ पे इन पिक्चर्स को देख सकते हो। द साइन डिक्लेयर्स दैट द नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट इज फ्री ऑफ ज्यूज। यहाँ पे एक नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट जो है उसने एक साइन लगा रखा है और बोला है कि इनका जो ये रिजॉर्ट है वो ज्यू फ्री है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ज्यूइश नहीं आता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप बेंच देखोगे, पार्क में एक बेंच रखी हुई है जिसमें लिखा है फॉर आर्यंस ओनली। ये जो बेंच है वो सिर्फ और सिर्फ आर्यंस के लिए है, इस पे कोई भी ज्यू या फिर अनडिजायरेबल कम्युनिटी का पर्सन नहीं बैठ सकता है। देन हियर यू कैन सी दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। ये जो पर्सन है वो अपनी इन छोटी मोटी चीज़ों को बिछा के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा है बेचने के लिए। Men and women were left with nothing to survive in the ghettos. Ghettos जो है वो ऐसे प्लेस थे जहाँ पे ज्यूज रहते थे, स्पेशली वो एरियाज ज्यूज के लिए मार्क था, वहाँ पे सिर्फ ज्यूज रहते थे। और अब क्या हुआ कि क्योंकि ज्यूज के घर लूटे जा रहे थे, उनके घरों को तबाह किया जा रहा था, उनके बिजनेसेस बंद कराए जा रहे थे, इस सब में क्या हुआ कि जो मेन एंड वुमेन है, जो ज्यूइश लोग हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। स्टेज 2 गेटोइजेशन 1940 टू 1944। पहली स्टेज हमने देखी एक्सक्लूजन की, कि उन्हें सोसाइटी में से एक्सक्लूड किया जा रहा था। अब ये जो स्टेज 2 है इस पूरे डेथ के प्रोसेस में, वो है गेटोइजेशन की। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। अब उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्टेज 1 में क्या बोला था, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। पहले बोला था कि तुम सिटीजन्स के तौर पे नहीं रह सकते, तुम एक तरीके से पराए लोगों की तरह रह सकते हो, बट जर्मन देश के निवासियों की तरह तुम नहीं रह सकते। बट ऐसा था कि उस टाइम पे ये लोग रह रहे थे इनके बीच। तो स्टेज 2 में क्या बोला कि अब तुम हमारे बीच रह ही नहीं सकते। एज सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिटीजन्स की तरह तो पहले ट्रीट किए ही नहीं जाओगे, और दूसरी बात, अब तुम्हें हमारे बीच रहने का भी अधिकार नहीं है। तो ये बात है स्टेज 2 की। तो इसमें ये जो गेटोइजेशन है, जो हम गेटोज की बात कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मार्क्ड एरियाज जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। फ्रॉम सेप्टेम्बर 1941 ऑल ज्यूज हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। सो 1941 के सितंबर में क्या हुआ, इन लोगों ने, जो नाजीज हैं, उन्होंने बोला कि जितने भी ज्यूज हैं उनको अपने चेस्ट पे एक येलो स्टार पहन के घूमना होगा। तो इस तरीके का येलो स्टार उन्हें अपने चेस्ट पे लगा के घूमना था, ताकि दूर से भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि ये ज्यू हैं। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेस। अब ये जो आइडेंटिटी मार्क है, ये जो येलो स्टार है, ये उनके पासपोर्ट्स पे छाप दिया गया, उनके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उन पे ये लगा दिया गया, और उनके घरों के आगे भी इस मार्क को लगा दिया गया। दे वर केप्ट इन Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east.
अब जर्मनी में क्या किया, जोइश लोगों के लिए अलग से जो एरियाज हैं वो मार्क करने शुरू कर दिए, जोइश हाउसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जोइश रहेंगे। गेटोज बनानी शुरू कर दी, जैसे कि लॉर्ड्स हो गया, वॉर्सो हो गया, इन जगहों पे गेटोज बनाने शुरू कर दिए। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी। अब ये जो एरियाज थे जो जोइश के लिए बनाए जा रहे थे, अब ये ऐसे एरियाज हो चुके थे जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशन वाले थे, बहुत ही बुरी कंडीशन वाले थे, और पॉवर्टी हो चुकी थी इन जगहों पे, क्योंकि जितने भी ज्यूज थे उनको जॉब नहीं दी जा रही थी, उनके बिजनेसेस जो हैं वो खत्म किए जा रहे थे, उन्हें उनके घर लूटे जा रहे थे। तो ज्यूज को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा था, और जब उन ज्यूज को ला ला के इन घेटोज में डाला जा रहा था, इन मार्क्ड एरियाज में लाया जा रहा था, तो उनको बस भेड़ बकरियों की तरह इन जगहों पे इकट्ठा किया जा रहा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो उनको फेस करनी पड़ रही थी। Jude had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. अब एक जीव को घेटो में एंटर करने से पहले क्या करना पड़ता था कि उसके पास जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी संपत्ति है, वो उसे जर्मन्स को देनी पड़ती थी, नाजीज को देनी पड़ती थी। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene। और जल्द ही क्या देखने मिला, जो घेटोस हैं उनमें बहुत ज़्यादा भुखमरी हो रही थी, लोग जो है वो भूखे मर रहे थे, स्टार्वेशन हो रही थी, वही कि लोग जो है उनकी भूख की वजह से मौत हो रही थी, और अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है वो लोगों में फैल रही थी, क्योंकि हाइजीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, बस लोग एक जगह पे भरे पड़े थे। अब थर्ड स्टेज है एनिलेशन का। एनिलेशन मतलब एक तरीके से विनाश, विध्वंस। तो इस स्टेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे ज्यूज को मारा गया। सो 1941 ऑनवर्ड्स हमें ये स्टेज देखने मिलती है। यू हैव नो राइट टू लिव। पहले स्टेज पे बोला कि तुम्हें एज सिटीजन्स हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेकेंड स्टेज पे बोला कि तुम्हें हमारे बीच ही रहने का अधिकार नहीं है। और थर्ड स्टेज पे बोला कि तुम्हें तो इस धरती पे जीने का ही अधिकार नहीं है। तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हो, किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप द कंसंट्रेशन कैंप्स वर एनक्लोज्ड विद लाइव वायर्स। अब देख सकते हो आप, ये कटीले तार लगे हुए हैं। तो जो हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है वो बनाए गए थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, यहाँ पे कैदियों को लाया जाता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशंस में प्रिजनर्स को रखा जाता है। सो इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के चारों तरफ वायर से फेंसिंग की हुई थी, और उन वायर्स में करंट दौड़ता था। तो अगर कोई भी पर्सन स्केप करने की कोशिश करेगा तो वो करंट की वजह से मर जाता था। तो इसी तरीके से ये जो पर्सन है उसकी मृत्यु हो गई। फिर आप देख सकते हो फिगर 19 में, पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर। तो गैस चैम्बर के बाहर इस तरीके से कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा इन पिक्चर्स को और डिटेल में समझेंगे हम इसके थ्रू। Jews from Jewish houses, concentration camps, and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods trains। अब क्या था कि जितने भी ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उनको ज्यूश हाउसेस से लाया जा रहा था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, घेटोस, मतलब पहले क्या किया, जिन जिन जगहों पे पहले उनके घरों से निकाल के उन्हें अलग जगहों पे ठूसा गया, रखा गया। अब क्या किया जा रहा था कि जिन जगहों पे इनको रखा गया था, इतनी बुरे कंडीशंस में, जिन घेटोज में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, जूइश हाउसेस में ज्यूज को रखा गया था, अब वहां से निकाल निकाल के उनको लाया जा रहा था। यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, घेटोज वगैरह बनाई थी। अब वहां से ज्यूज को निकाल निकाल के लाया जा रहा था। कैसे ला रहे थे? गुड्स ट्रेन में। गुड्स ट्रेन मतलब जो मालगाड़ियां होती हैं जिनमें कि सामान वगैरह लगाया जाता है, जो इंसानों के लिए नहीं होती, जो सामान के लिए होती है, उसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह उन ट्रेन में जाता है। तो ऐसी गुड्स ट्रेन में, ऐसी मालगाड़ियों में आदमियों को भर भर के लाया जा रहा था यूरोप के अलग अलग हिस्सों से। कहाँ पे लाया जा रहा था? डेथ फैक्ट्रीज में। मतलब कि ऐसी जगहों पे लाया जा रहा था जहां एक साथ लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जेक, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Kelmeno, and Mazdenek, they were charred in gas chambers। अब क्या हो रहा था कि इन पोलैंड जो इलाका हो गया, पोलैंड के इलाके हो गए, बेल्जेक, इन सभी इलाकों से क्या किया जा रहा था, ज्यूज को लाया जा रहा था और उनको गैस चैम्बर्स में डाला जा रहा था। गैस चैम्बर्स हमने पहले भी पढ़ा है। इस तरीके से उन्होंने कुछ एरियाज बनाए हुए थे, जैसे रूम्स थे, और इन रूम्स में ये लोगों को भरते थे, वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ते थे, और एक साथ सभी लोगों की उस रूम में जहरीली गैस की वजह से मौत हो जाया करती थी। तो मास किलिंग टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन। अब क्या हो रहा था कि
बहुत ही बड़े लेवल पे मास किलिंग, मतलब एक साथ बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा जा रहा था। और ये जो मर्डर है वो बहुत ही मिनटों में हो जाता था, बहुत ही कम समय में हो जाया करता था, और वो भी साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ। मतलब कि इन्होंने पूरा का पूरा साइंटिफिक जो है तरीका अपनाया था कि कैसे हम लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को रूम में रखेंगे, किस तरीके से गैस को निकालेंगे, कौन सी गैस निकालेंगे, जो भी है इन्होंने पूरा साइंटिफिक प्रिसीजन जो है वो लगाया था। एकदम सटीक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए ये लोगों को बहुत ही कम समय में, मिनट्स में, ये लोग एक साथ बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मार रहे थे। तो जब गैस चैम्बर में लोगों को ले जाया करते थे तो उसके बाद ये जो उनके कपड़े वगैरह होते थे, उनके यहाँ पे इस तरीके से ढेर लगे हुए हैं। इसी तरीके से गैस चैम्बर में जाने से पहले जो प्रिजनर्स हैं या फिर जो ज्यूज हैं, उनसे इस तरीके से जूते उतरवा लिया करते थे, तो उन जूतों का यहाँ ढेर लगा हुआ है। शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन मतलब उनको मौत के घाट उतारने से पहले, उनको गैस चैम्बर्स में डालने से पहले इस तरीके से उनसे जूते उतरवा लिया करते थे। और उसमें आप इसमें देख सकते हो कि कितने ज़्यादा जो ढेर है वो जूतों के लगे हुए हैं, तो कितने बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाता था। और ये एक सुंदर सी दिखने वाली बिल्डिंग्स जो हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था और लोगों को बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखा जाता था। फिर आप इस फिगर 21 में देख सकते हो अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। फिर नीचे देख सकते हो अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। एक कैमरा जो है वो एक डेथ कैंप को, मतलब एक ऐसी जगह को जहाँ पे लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, उसको भी सुंदर लगा सकता है एक कैमरा। तो बाहर से तो ये बिल्डिंग्स देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है, बट इनके अंदर लोगों के साथ जो है बहुत ही गलत किया जा रहा है। सो इस तरीके से हमने 3 स्टेजेस पढ़ी। पहली स्टेज हो गई एक्सक्लूजन की, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ एज सिटीजन नहीं रह सकते। मतलब अभी जर्मन में रह रहे हैं, बीच में ही रह रहे हैं, बट एज सिटीजन नहीं रह रहे। उनसे कहा कि तुम हमारे सिटीजन नहीं हो, तुम जर्मन के सिटीजन नहीं हो, और तुम्हें कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दी जाएगी। सेकंड स्टेज में कहा गया कि तुम हमारे बीच नहीं रहोगे, तुम सिटीजन नहीं हो और तुम हमारे बीच में भी नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए अलग से एरियाज जो है वो मार्क किए हैं, उसमें जाके रहो, जिसमें कि इनसे इनकी जितनी भी वेल्थ वगैरह है वो ले ली गई और इनको इन गेटोस, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और ज्यूइश हाउसेस में डाल दिया गया। और थर्ड स्टेज है एनिलेशन की, जिसमें कि इनको एक तरीके से इनका मर्डर कर दिया गया, इनकी जानें ले ली गई। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं वो डेथ की फॉलो की गई नाज़ीज़ के द्वारा ज्यूइश के खिलाफ।